तो पिछली वीडियो के अंदर हमने अपर मून 1 कोकोशिबो वर्सेस म्यूचिरो और सानिमी की फाइट देखी थी, जिसके एंड में वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और वहाँ पे द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा गियोमी आ जाता है। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डीमन स्लेयर यूनिवर्स के सबसे पावरफुल हाशिरा यूरिची और कोकोशिबो की बैक स्टोरी। अब आगे तो वहाँ पे गियोमी आ जाता है और गियोमी सानिमी से कहता है कि तुम अपने डीप कट्स को सील कर लो, और सानिमी सॉरी कहता है गियोमी को अपने इस हालत में होने की वजह से। और फिर गियोमी अपने आयरन बॉल को तेजी से घुमाता है और कोकोशिबो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड के अंदर गियोमी की बॉडी देखता है और कहता है कि इसकी बॉडी अपने पीक पे है और मैं 300 सालों के बाद एक ऐसे वॉरियर से मिल रहा हूँ। और गियोमी अपने आयरन बॉल को तेजी से घुमाता है, डीप ब्रीथ करता है और कोकोशिबो के ऊपर अटैक कर देता है। कोकोशिबो उसे डॉज कर लेता है और अपनी ब्रीथ ऑफ मून से अटैक करने वाला होता है, तभी गियोमी अपनी एक्स से अटैक करता है एक ही टाइम पे। और वो देख के कोकोशिबो कहता है कि ये अपने एक्स और आयरन बॉल दोनों से सेम टाइम पे अटैक कर रहा है। और कोकोशिबो अपनी ब्रीथ ऑफ मून का अटैक करे उससे पहले ही गियोमी ब्रीथ ऑफ रॉक सेकंड फॉर्म सेलेस्टिक सरफेस स्मैश से अटैक करता है, लेकिन कोकोशिबो उसे डॉज कर लेता है। और फिर गियोमी अपनी चेन से कोकोशिबो को पकड़ने की ट्राई करता है और कोकोशिबो भी उस चेन्स को नहीं काट पा रहा होता है और कोकोशिबो को उस चेन से नीचे झुक के डॉज करना पड़ता है। और कोकोशिबो कहता है कि इसका एक्स और आयरन बॉल दोनों प्योर आयरन से बनी है और ये एक्सट्रीमली हाई ग्रेड वेपन है। और तभी कोकोशिबो सीधा गियोमी की नेक पे अटैक करता है, लेकिन गियोमी जंप करके उसे डॉज करता है और गियोमी अपने एक्स और अपनी आयरन बॉल दोनों से कोकोशिबो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन समहाउ कोकोशिबो उन दोनों को डॉज कर लेता है। तभी गियोमी अपनी चेन से उसकी तलवार को पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है। और फिर कोकोशिबो अपनी ब्रीथ ऑफ मून सेकंड फॉर्म और गियोमी ब्रीथ ऑफ रॉक फोर्थ फॉर्म से दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। तभी हम अगले पैनल के अंदर देखते हैं कि गियोमी के मुंह पर एक तगड़ा कट लग चुका है और कोकोशिबो कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम मेरी तलवार को तोड़ दोगे? कोई बात नहीं, ये वापस रीजनरेट हो जाएगी। और फिर गियोमी कहता है कि मैंने उसे मुजान के लिए बचा के रखा था, लेकिन मुझे यहाँ पे उसे यूज करना होगा, लेकिन इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। और फिर गियोमी अपने डीमन स्लेयर मार्क को शो करता है। फिर हम देखते हैं म्यूचिरो को, जो अपनी तलवार को अपने अंदर से निकालने को ट्राई कर रहा होता है और यहाँ पे उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है, पर लेकिन वो जैसे तैसे पेन से फील करके उस तलवार को अपने अंदर से निकालता है और कहता है कि मेरी हालत बहुत खराब है, इस सिचुएशन में मैं किसी काम का नहीं, मेरी ब्लीडिंग को रुकने में भी कई घंटे लग जाएंगे, लेकिन मुझे अपर मून 1 को हराना होगा। जो लोग जिंदा है मैं उनके ऊपर और बर्डन नहीं आने दे सकता, और अगर मुझे मरना ही है तो मैं कुछ काम आके मरूंगा। और वो तभी अपनी तलवार को उठाता है और वहां जा रहा होता है, तभी गेन्या उसे रोकता है। फिर वो गेन्या को देख के कहता है कि तुम जिंदा हो, क्या तुम ठीक हो? और गेन्या उसे कहता है कि तुम मुझे कोकोशिबो के बाल ला के दे दो, मैं उसे खा के रीजनरेट हो जाऊंगा। फिर कोकोशिबो गियोमी को कहता है आई सी तुम्हारे पास मार्क आ गया, लेकिन तुम दिखने में 27 साल के लग रहे हो। और गियोमी कहता है तो क्या? कोकोशिबो कहता है कि एवरी सिंगल पर्सन जिसके पास भी डीमन स्लेयर मार्क है वो 25 साल की उम्र में मर जाता है। तो भले ही तुम्हारे पास मार्क है, तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हो, लेकिन तुम्हारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है और तुम 25 साल से भी ऊपर हो और तुमने अब तुम्हारा मार्क अनलॉक करा है, तो इसका मतलब तुम शायद आज रात मारे जाओगे। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी टेक्निक सब इस दुनिया से गायब हो जाएगी। तुम्हें नहीं लगता ये रिग्रेटेबल है? जहाँ पे गियोमी कहता है कि नो, मुझे ऑलरेडी इस थ्योरी के बारे में पता है। जहाँ कोकोशिबो कहता है कि तुम्हें पता है। और फिर गियोमी कहता है कि अगर ये मार्क अपीयर नहीं होता फिर भी मैं डीमन स्लेयर हंटर हूँ, इसलिए इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैं कल भी जिंदा रहूं, तो इसलिए मुझे अपनी लाइफ के लिए कोई भी रिग्रेट नहीं है। और यहाँ पे गियोमी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने मेरी इंसल्ट करी है, मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और कोकोशिबो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारी इस बोरिंग लाइफ के बारे में बात नहीं कर रहा था, मैं बात कर रहा था तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी टेक्निक्स की। अगर तुम डीमन बन जाते हो तो तुम्हारी टेक्निक्स, तुम्हारी बॉडी प्रिजर्व रहेगी, लेकिन तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती, फूल। फिर गियोमी कहता है कि तुम अपनी डिमोनिक सोच को किसी और के ऊपर मत थोपो और तुमने एक झूठ बोला है। जहाँ कोकोशिबो बोलता है कि क्या बोला है मैंने? झूठ। और गियोमी कहता है तुमने झूठ कहा है कि जिसके पास भी डीमन स्लेयर मार्क है वो 25 साल की एज के बाद मारा जाता है, लेकिन ऐसा कोई तो होगा जिसके पास मार्क हो और वो 25 साल से ज्यादा जिया हो। और यहाँ पे कोकोशिबो एकदम से फ्रीज हो जाता है और
कोकोशिबो भी अभी वही सोच रहा है जिसके बारे में अभी तुम सोच रहे हो, हाँ यूरिची। और गियोमी एक स्माइल देके कहता है कि तुम इतने डिस्टर्ब क्यों हो गए। और ये सुन के कोकोशिबो डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन गियोमी अपनी चेन से उस अटैक को रोक लेता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर तगड़े अटैक कर रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है सानेमी के ऊपर, जिसने अपने डीप कट्स को सील कर लिया है और सानेमी ने भी अपने डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक कर लिया है। और वो सीधा जहाँ पे गियोमी और कोकोशिबो की फाइट चल रही होती है, वो सीधा उनके अंदर घुस जाता है और कोकोशिबो के ऊपर अटैक कर देता है। और कोकोशिबो सानेमी को देख के बोलता है कि तो इसने भी मार्क अनलॉक कर लिया, मतलब इस जनरेशन के सारे हाशिरास के पास डीमन स्लेयर मार्क है। और वो यही सोच रहा होता है, तभी गियोमी अपनी आयरन बॉल से उसके ऊपर अटैक करता है। उसे तो वो डॉज कर लेता है, लेकिन तभी सानेमी भी अपने विंड ब्रीथिंग से उसके ऊपर अटैक करता है। वो दोनों एक साथ बहुत ही तगड़े अटैक कर रहे होते हैं कोकोशिबो के ऊपर, और पर कोकोशिबो उन सबको डॉज कर लेता है। और तब सानेमी कहता है कि अच्छा हुआ हमने काफी टाइम तक एक साथ ट्रेनिंग की। फिर हम देखते हैं गेन्या को, जिसको मोइचिरो ने कोकोशिबो के बाल खिला दिए हैं और वो उन्हें खाते ही बहुत जल्दी रीजनरेट हो जाता है। और तभी गेन्या कोकोशिबो की स्वॉर्ड को भी खाने के बारे में सोचता है और तभी उसके अंदर से एक आवाज आती है और वो आवाज होती है मुजान की, जो कोकोशिबो से कह रहा होता है कि तुमने कितने हाशिरास को मार दिया और उन हाशिरास को यहाँ मत आने देना। और ये सुन के गेन्या समझ जाता है कि ये मुजान की वॉइस है और वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है कोकोशिबो के ऊपर, जो फिर कोकोशिबो उन्हें देख के कहता है कि ऐसा हो सकता है ये दोनों सबसे पावरफुल हाशिरास हो। और स्पेशली वो गियोमी की बात कर रहा है कि ये बंदा अंधा होने के बाद भी एक तगड़ा वॉरियर है। और कोकोशिबो कहता है कि गियोमी अपने वेपन्स को इस तरह फेंकता है कि उसकी चेन से वाइब्रेशन क्रिएट होती है, जिससे वो अपने आसपास के एरिया की एक्यूरेट इमेज क्रिएट कर लेता है अपने माइंड में और अपने एनिमे के मूवमेंट को समझ जाता है। और इस चीज पे कोकोशिबो का बिलीव करना मुश्किल था, लेकिन वो अब ये चीज सामने होते हुए देख पा रहा है। फिर हम देखते हैं सानेमी को, जो कह रहा होता है कि मुझे उसकी स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय करनी होगी, और वो डायरेक्ट उसकी स्वॉर्ड पे अटैक करता है और वो उसे जमीन के अंदर लगा देता है। और तभी गियोमी अपने आयरन बॉल से सीधा उसके ऊपर अटैक करता है और कोकोशिबो सोचता है भले ही सानेमी का मार्क अपीयर हो चुका है, लेकिन ये इतना इंजर्ड है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो अभी तक मारा जाता, लेकिन इसकी मूवमेंट और स्पीड उल्टा इंक्रीज हो गई है। फिर अचानक से उसके सामने गियोमी आ जाता है, जो अपने एक्स से उसके ऊपर अटैक करता है और उसका कान काट देता है। और सेम टाइम साने भी अपनी डस्ट व्हील्ड विंड स्लाइस से अटैक करता है, जिसे कोकोशिबो डॉज कर लेता है। और तभी सानेमी अपनी ब्रीथ ऑफ विंड 7th फॉर्म और गियोमी ब्रीथ ऑफ रॉक 1st फॉर्म से दोनों एक साथ कोकोशिबो के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे वो बस उसके किमोनो को ही काट पाते हैं और कहते हैं कि इतना काफी नहीं होगा, हमें उसका सर काटना होगा। और यहाँ पे कोकोशिबो बहुत ही डिमोनिक तरीके से उनकी तरफ देखता है और कहता है कि दैट्स एग्जैक्टली राइट। और तभी हम अगले ही पैनल के अंदर देखते हैं कि सानेमी और गियोमी के ऊपर बहुत सारे कट लग चुके हैं और गियोमी ये देख के बहुत ही ज्यादा शॉक है कि इतने डिस्टेंस से उसने कैसे अटैक करा। और फिर हम देखते हैं कोकोशिबो की स्वॉर्ड को, जो कि बहुत ही ज्यादा लंबी हो चुकी है। और फिर कोकोशिबो कहता है कि तुम बस मेरा किमोनो ही काट पाए, इससे तो एक बच्चा भी नहीं मरेगा, और अगर मैंने तुम दोनों को मार दिया तो बाकियों को मारना इजी हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं सानेमी को, जिसकी उंगलियां तक भी कट चुकी है और वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और वो कहता है कि अगर गियोमी ने अपने अटैक को चेंज करके मुझे नहीं बचाया होता तो मैं अपने आर्म्स को भी खो देता, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बस एक बर्डन बन के रह जाऊंगा, और जो मेरा रेयर ब्लड था उसका भी कोकोशिबो के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। और कहता है कि ये और भी ज्यादा मॉन्स्टर बन चुका है और ये अपनी इतनी लंबी स्वॉर्ड को भी बहुत फास्ट चला रहा है कि मैं उसके अटैक को जज भी नहीं कर पा रहा। फिर हम देखते हैं कगाओ की डॉटर, जो कि किरियासामा से कहती है कि हमें तांजीरो और गियो दोनों को अपर मून 1 के पास भेजना चाहिए, और किरिया कहता है कि नहीं, तांजीरो और गियो मुजान के पास जाएंगे और गियोमी, म्यूचिरो, गेन्या और सानेमी अपर मून 1 को संभाल लेंगे। फिर हम देखते हैं कोकोशिबो को, जिसकी स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा लंबी हो चुकी है और वो अपनी ब्रीथ ऑफ द मून 7th फॉर्म से सानेमी और गियोमी के ऊपर अटैक कर देता है। और गियोमी ये देख के कहता है कि इतनी डिस्टेंस से भी कितने तगड़े अटैक कर रहा है। तभी कोकोशिबो अपनी ब्रीथ ऑफ द मून 8th फॉर्म से उन दोनों के ऊपर अटैक करता है, जिससे सानेमी का जो पैर होता है वो इंजर्ड हो जाता है। फिर हम सानेमी की तरफ से फाइट को देखते हैं, जहाँ पे वो कहता है कि हमें इसका हेड
हेड काटना पड़ेगा, लेकिन हम इसके क्लोज भी नहीं जा पा रहे। ही इज टू फकिंग फास्ट। फिर कोकोशिबो अटैक करता है ब्रीथ ऑफ मून 9th फॉर्म, डिसेंडिंग मून, परपेचुअल फेसेस, जिससे भी सानेमी इंजर्ड हो जाता है और गियोमी उससे बचने की कहता है, लेकिन सानेमी कहता है कि मुझे भूल जाओ। तभी कोकोशिबो ब्रीथ ऑफ मून 10th फॉर्म से उस पर अटैक करता है और वो अटैक सानेमी पे लगने वाला होता है उससे पहले वहां पे मुइचिरो आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तो अपने दोनों हाथों से स्वॉर्ड चला सकते हो। तभी हम देखते हैं गेन्या को और वो सोच रहा होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, और अगर कोकोशिबो ने उसे देख लिया तो वो फिर से उसे 2 टुकड़ों में काट देगा और मैं अब कटना अफोर्ड नहीं कर सकता। काश मैं हाशिराज जितना फास्ट और स्ट्रॉन्ग होता। और वो बहुत ही ज्यादा घबराया होता है और वो फ्रीज हो जाता है। और तभी वो एक तांजीरो की पास्ट की बात याद करता है, जहाँ पे तांजीरो उससे कहता है कि जो वीकेस्ट पर्सन है उसके अंदर ही सबसे ज्यादा पोटेंशियल होती है। जो स्ट्रॉन्ग एनिमी होता है उसका ध्यान वीकेस्ट पर्सन पे कम होता है और स्ट्रॉन्ग पर्सन पे ज्यादा होता है। और मैं भी इसी वजह से अपर मून 6th को हरा पाया था। जो वीक पर्सन होता है उसके पास मौका होता है अनएक्सपेक्टेड अटैक करने का, और वो यही चीजों को याद करता है और कोकोशिबो की तलवार निकालता है और उसे खा जाता है। फिर हम देखते हैं गियोमी को, जो अपनी ब्रीथ ऑफ रॉक 5th फॉर्म से कोकोशिबो के ऊपर अटैक करता है और उसके आंसर में ब्रीथ ऑफ द मून 6th फॉर्म से कोकोशिबो उसके ऊपर अटैक करता है, जिसे गियोमी डॉज कर लेता है और कहता है कि जो इसकी टेक्निक्स है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इसके पास बहुत सारी टेक्निक्स है और ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है और मैं उसके ऊपर अटैक भी नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैंने मिस्टेक करी तो मैं गिर जाऊंगा। और कहता है कि ये एक डिवाइन पावर को यूज कर रहा है। और गियोमी कहता है कि ये डीमन ऐसा क्या देख रहा है जो कि एक नॉर्मल ह्यूमंस की आइज नहीं देख पा रही है, और कहता है कि अब मैं उसे बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी से अब्सॉर्व करूंगा। और फिर वो कुछ सेकंड्स के लिए ही ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को देखता है और वो ये देख के शॉक हो जाता है कि ये क्या है, और कहता है कि मैं एक्चुअली में क्लियर इमेज देख पा रहा हूँ उसकी अंदरूनी बॉडी की। फिर हम देखते हैं मुइचिरो को, जो कोशिश कर रहा होता है उसके अटैक रेंज के अंदर जाने का, जिससे कोकोशिबो का ध्यान कुछ देर के लिए बढ़ जाए और गियोमी और सानेमी उसका सर काट पाए। और कहता है कि मैंने मेरे आर्म्स खो दिए हैं और मेरी ब्लीडिंग भी नहीं रुक रही है, मेरे पास बहुत कम समय है। तभी वो सीधा कोकोशिबो के ऊपर अटैक कर देता है और इस चीज को गियोमी समझ जाता है कि मुइचिरो अब क्या करने वाला है, और फिर वो सानेमी को कहता है। तभी तीनों हाशिरा एक साथ कोकोशिबो के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसे देख के कोकोशिबो कहता है कि ये सेम टाइम पे अटैक कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं एक साथ इन तीनों को संभाल लूंगा। तभी वो अपनी ब्रीथ ऑफ द मून 14th फॉर्म से उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे कैसे न कैसे वो तीनों हाशिरास बच जाते हैं और गियोमी अपनी जुजो बीट को कोकोशिबो के ऊपर फेंक देता है, जिससे कुछ देर के लिए कोकोशिबो का ध्यान बढ़ जाता है। और तभी सानेमी उसके ऊपर डस्ट वेल विंड स्लाइस से अटैक कर देता है, जिसे कोकोशिबो डॉज कर लेता है। तभी गियोमी अपनी आयरन बॉल से कोकोशिबो के एक तरफ के आर्म को पूरी तरीके से उड़ा देता है, और तभी मुइचिरो भी अपनी तलवार को कोकोशिबो के अंदर घुसा देता है और कोकोशिबो देख के बोलता है कि ये घायल बच्चा, इसने मेरा अटैक को डॉज कर लिया और अटैक रेंज के अंदर आ गया, ये मेरा जुजो बीट से ध्यान हटने की वजह से तो नहीं हुआ। और फिर वो कहता है कि क्या इसने भी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को देख लिया, और यही नहीं बल्कि गियोमी ने भी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को देख लिया है। और तभी कोकोशिबो समझ जाता है कि इनका मकसद अभी मेरा गला काटना नहीं, अभी मेरा ध्यान भटकाना है। और तभी वो अपनी ब्रीथ ऑफ द मून 16th फॉर्म से अटैक करने वाला ही होता है। तभी हम देखते हैं गेन्या को, जो कि एम लेके खड़ा है और उसे मुइचिरो कहता है कि सोचो मत, लेट मत करो, शूट कर दो। गेन्या जो पूरी तरीके से डिमोनिक बन चुका है, गेन्या की शॉर्ट गन भी कोकोशिबो की स्वॉर्ड की तरह डिमोनिक हो चुकी है और गेन्या कोकोशिबो के ऊपर शूट कर देता है। और यहाँ पे कोकोशिबो सोच रहा होता है कि उसकी शॉर्ट गन की गोलियों को मैं अपनी तलवार से रोक लूंगा, लेकिन गेन्या अपनी ब्लड डीमन टेक्निक से उन बुलेट्स की डायरेक्शन को चेंज कर देता है और वो सीधा कोकोशिबो के बॉडी के अंदर घुस जाती है। और गेन्या को देख के कोकोशिबो भी बहुत ज्यादा शॉक है कि इसकी गन भी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, और तभी कोकोशिबो के अंदर से बहुत सारी रूट्स निकल जाती है, जिसकी वजह से कोकोशिबो का मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और तभी कोकोशिबो समझ जाता है कि गेन्या ने मेरी स्वॉर्ड का वो टुकड़ा खा लिया है, और तभी गियोमी और सानेमी कोकोशिबो के ऊपर अटैक कर देते हैं। उस समय कोकोशिबो को बहुत ही ज्यादा इरिटेशन हो रही होती है, उसे उसकी लाइफ डेंजर में लगती है और ऐसा उसे पहले भी फील हुआ था, और वो कहता है कि इस फीलिंग से उसे नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है। फिर वो अपने 400 साल पहले के पास्ट को याद करता है कि जब वो 400 साल पहले यूरिची से मिला था, जो कि अब 80 साल का बूढ़ा हो चुका है।
पर लेकिन वो ये चीज देख के शौक है कि जिसके पास भी डीमन स्लेयर मार्क होता है वो 25 साल की एज में मारा जाता है, लेकिन यूरिची अभी भी जिंदा है। और यूरिची जब अपने भाई को डीमन बना हुआ देखता है वो कहता है दिस इज हार्ट वर्चिंग ब्रदर। और यहाँ पे कोकोशिबो सोचता है कि मुझे अब यूरिची को देख के ना गुस्सा आ रहा है और ना ही मुझे अब उससे वो नफरत फील हो रही है जो कि मुझे 60 साल पहले फील होती थी। मैं ह्यूमन डेज के अंदर यूरिची को मारना चाहता था, लेकिन अब वो फिजिकली एक ओल्ड बूढ़ा है जो कि अब अपने प्राइम में नहीं है। पर लेकिन अगर इसने मुझे मारने की कोशिश करी तो मजबूरन मुझे इसे मारना पड़ेगा। और तभी यूरिची फाइटिंग स्टांस लेता है और ये चीज देख के कोकोशिबो का दिल दहल जाता है। और जब तक कोकोशिबो रिएक्ट करे यूरिची 80 साल की एज में एक ही बारी में लगभग कोकोशिबो का गला काट देता है। और ये देख के कोकोशिबो कहता है कि हमेशा क्यों तुम इतने स्पेशल हो, तुम इतने ज्यादा बूढ़े हो चुके हो, फिर भी जो तुम्हारी स्पीड है अपने प्राइम पे है। और कोकोशिबो के अंदर वही हेट जो उससे वो 60 साल पहले करता था वो उसके अंदर वापस आने लग जाता है। कोकोशिबो को लगता है कि नेक्स्ट अटैक में यूरिची उसे मार देगा, लेकिन यूरिची नेक्स्ट अटैक करता ही नहीं है। वो वहीं पे खड़े खड़े अपनी आखिरी सांस लेता है और मर जाता है। फिर हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं और ये चीज याद करके कोकोशिबो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खड़े खड़े अपने अंदर से बहुत सारे स्लैशेस निकालता है जिससे गियोमी और सानिमी दूर हट जाते हैं और म्यूचिरो के ऊपर वो स्लैश डायरेक्ट लग जाता है और गेन्या भी उस स्लैशेस से बीच में से आधा कट जाता है। और इस पैनल के अंदर हम कोकोशिबो की फॉर्म को देख सकते हैं, उसके अंदर से बहुत सारी स्वॉर्ड्स निकल रही है, पर फिर भी मुइचिरो ने अपनी तलवार को पकड़ रखा है। और यहाँ पे मुइचिरो सोच रहा होता है कि दिस मॉन्स्टर शिट आई एम गोना डाई, और मैं कुछ कर भी नहीं पाया। तभी गियोमी और सानिमी बिना टाइम वेस्ट करे वापस उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। मुइचिरो ये देख के सोच रहा होता है कि नॉट गुड, गियोमी और सानिमी तब तक फाइट करेंगे जब तक वो मर नहीं जाते, इसलिए मैं भी नहीं मर सकता क्योंकि मुजान अभी तक जिंदा है। और वो खुद से पूछ रहा होता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। तभी मुइचिरो की स्वॉर्ड का कलर रेड हो जाता है जिसे देख के कोकोशिबो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी जहाँ से मुइचिरो ने तलवार घुसा रखी थी वहां से बर्न हो रही है। तभी सानिमी सीधा उसकी नेक के ऊपर अटैक करता है और ये चीज होते हुए गेन्या दूर से देख रहा होता है और कहता है कि मैं मर नहीं सकता। और फिर वो लास्ट टाइम ब्लड डीमन टेक्निक का यूज करता है और कोकोशिबो की पीठ में से एक पेड़ उग जाता है और कोकोशिबो गेन्या की तरफ देखता है कि मैंने इसे काट दिया, ये फिर भी नहीं मरा। और तभी गियोमी अपनी आयरन बॉल से कोकोशिबो के सर पे अटैक कर देता है जिससे भी पता नहीं कैसे कोकोशिबो बच जाता है। और तभी सेम टाइम पे गियोमी अपने एक्स से भी उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन कोकोशिबो अपनी स्वॉर्ड से उसे रोक लेता है। और फिर वो इस हालत में एक पास्ट का सीन याद करता है जहाँ पे वो यूरिची से कह रहा होता है कि हमारे जितना पावरफुल कोई भी नहीं है और इसकी कोई होप नहीं है कि हमारी टेक्निक्स कोई सीख सके, तो हमारी जितनी भी टेक्निक है वो डिसअपियर हो जाएगी इस वर्ल्ड से। जहाँ पे यूरिची कहता है कि हम इतने भी ज्यादा महान नहीं है और कहता है कि ऐसा कोई ना कोई तो होगा जो हमें सरपास कर लेगा और ऐसा हो सकता है कि इस समय वो एक क्राइंग बेबी हो और हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसी टाइम पे सानेमी अपनी स्वॉर्ड से आयरन बॉल के ऊपर हिट करता है ताकि उसे पुश मिले और वो कोकोशिबो का गर्दन काट सके। और तभी सानिमी और गियोमी दोनों के वेपन्स का कलर रेड हो जाता है और वो दोनों मिलके कोकोशिबो की गर्दन को काट देते हैं। फिर कोकोशिबो एक और पास्ट सीन को याद करता है जहाँ पे वो ये बात कर रहे होते कि हमारा कोई सक्सेसर नहीं है और इस चीज को सुन के यूरिची एक स्माइल देता है। यहाँ पे कोकोशिबो को अपनी जनरेशन पे बहुत ही ज्यादा प्राउड था कि उनकी जो जनरेशन है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और ये जो यूरिची की स्माइल है ये उसे बहुत ही ज्यादा इरिटेशन और डिस्कस्टिंग लगती है। तभी हम आते हैं प्रेजेंट में। फिर कोकोशिबो ये सोच रहा होता है क्या ये वही जनरेशन है जिसके बारे में यूरिची बात कर रहा था, वही क्राइंग बेबी जनरेशन। फिर वो मुइचिरो के बारे में सोचता है कि ये 2 टुकड़ों में कट चुका है, इसने फिर भी अपनी तलवार पकड़ रखी है। गेन्या जो कि एक ह्यूमन है फिर भी वो ब्लड डीमन टेक्निक को यूज कर रहा है। सानेमी जिसके ऊपर इतने सारे कट्स लग चुके हैं फिर भी वो अगेन अगेन अटैक करे जा रहा है और मर नहीं रहा है। गियोमी जिसकी पावर जिसकी स्पीड एकदम डीमन जैसी है और इन सब के वेपन्स का कलर रेड हो चुका है, जबकि ये तो सन ब्रीथिंग यूजर भी नहीं है। और इस फ्यूचर के अंदर इतनी मजेदार बात क्या है यूरिची। और कोकोशिबो सोचता है कि इन्हें लगता है ये मुझे हरा देंगे, मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं हार नहीं सकता, मैं अपने कटे हुए सर को वापस रीजनरेट करूंगा। तभी कोकोशिबो का ब्लड बहना बंद हो जाता है और इस चीज को गियोमी समझ जाता है और वो सानेमी से कहता है कि अपने अटैक्स को मत रोकना, अटैक करते जाओ, हम तोकितो और गेन्या के सेक्रीफाइस को बर्बाद नहीं जाने देंगे। और सानेमी यहाँ पे अनकंट्रोल हो जाता है और रोने लग जाता है। फिर सानेमी अपनी ब्रीथ ऑफ विंड 8th फॉर्म अनलीश करता है और कोकोशिबो के ऊपर अटैक कर देता है
और सेम टाइम पे गियोमी भी ब्रीथ ऑफ रॉक फर्स्ट फॉर्म से कोकोशिबो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन समहाउ कोकोशिबो उससे बच जाता है और मुइचिरो का हाथ काट के उसे दूर फेंक देता है और अपने अंदर से उसकी तलवार निकालने लगता है। और कोकोशिबो कहता है कि मैं रीजनरेट होऊंगा और आई विल नॉट डाई। और ये कहते हुए कोकोशिबो पूरी तरीके से रीजनरेट कर लेता है और अपनी ट्रू डिमोनिक फॉर्म में आ जाता है, जिसे देख के सानेमी शॉक हो जाता है कि ये वापस रीजनरेट हो गया, फक। और गियोमी कहता है कि मत रुको, अटैक करते जाओ, अभी भी इसकी बॉडी वीक है, ये रीजनरेट हो रहा है। और गियोमी कहता है कि मुजान की तरह फास्ट रीजनरेट नहीं हो सकता और वो दोनों कोकोशिबो के ऊपर अटैक करने जा रहे होते हैं। तभी कोकोशिबो सानेमी की तलवार में अपना रिफ्लेक्शन देखता है और कहता है क्या है ये अगली फॉर्म। और यहाँ पे वो अपने मन के अंदर यूरिची की पास्ट बात को याद कर रहा होता है कि ब्रदर, तुम्हारा ड्रीम कंट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग सामुराई बनने का है ना, मेरा भी यही सपना है, मुझे भी कंट्री का सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सामुराई बनना है। और कोकोशिबो सोच रहा होता है कि क्या यही है सामुराई की ट्रू फॉर्म। और जिस पार्ट पे मुइचिरो ने अपनी तलवार घुसाई थी वहां से वो डिसअपियर होना स्टार्ट कर देता है और उसी टाइम पे गियोमी और सानेमी दोनों कोकोशिबो का गला काट देते हैं और कोकोशिबो डिसअपियर होना स्टार्ट कर देता है। और फिर कोकोशिबो कहता है कि अभी नहीं, मैं रीजनरेट होऊंगा, मैं हार नहीं सकता। तभी वो यूरिची की एक पास्ट बात को याद कर रहा होता है जहाँ पे यूरिची से कह रहा होता है दिस इज हार्ट वर्चिंग ब्रदर। और इस चीज को याद करते हुए उसकी पूरी बॉडी डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है और कोकोशिबो खुद की लाइफ को एक कलंक बताता है और कहता है कि मैं 100 ईयर तक जिंदा रहा, क्या इसलिए कि मैं मरना नहीं चाहता था, इतना कि मैं एक मॉन्स्टर बन गया, क्या मैं सच में एक स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था, इतना कि मैंने कई ह्यूमंस को मार दिया, मैं मरना नहीं चाहता था, क्या मैं इसलिए एक ऐसा क्रिएचर बना। और फिर वो कहता है कि नहीं यूरिची, मैं बस उसके जैसा बनना चाहता था। और फिर कोकोशिबो कहता है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा लकी होते हैं जो एक परफेक्ट इंसान से नहीं मिले हैं जो कि लव्ड बाय गॉड है। फिर वो अपने पास्ट को याद करता है और वो कहता है कि मैं और यूरिची दोनों ट्विंस थे और उस टाइम में ट्विंस को बहुत ही ज्यादा अनलकी माना जाता था क्योंकि ट्विंस के अंदर सक्सेसरशिप को लेके बहुत ही ज्यादा झगड़े हुआ करते थे। यूरिची की सर पे एक मार्क था, इसलिए उसके फादर ने डिसाइड करा कि यूरिची को मार दिया जाएगा। लेकिन ये चीज जब यूरिची की माँ को पता चली तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई। तभी सडनली प्लान में चेंज किया गया कि यूरिची को नहीं मारा जाएगा और उसे टेम्पल भेज दिया जाएगा प्रीस्ट बनने के लिए। और फिर वो कहता है कि यूरिची और मैं, हमारी एजुकेशंस, हमारे रूम, हमारा फूड दोनों ही कंप्लीटली डिफरेंट था। और फिर कोकोशिबो कहता है कि जो यूरिची था वो उसकी माँ के लेफ्ट साइड पे हमेशा गले लगा रहता था और उसे लगता था कि जो यूरिची है वो बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश और पिटीफुल है। यूरिची जो कि एक छोटे से कमरे में रहा करता था और जब भी कोकोशिबो का फादर नहीं देख रहा होता था तब कोकोशिबो यूरिची के रूम में जाता है और उसे एक फ्लूट देता है और कहता है कि यूरिची एक ऐसा बच्चा था जिसने कभी स्माइल नहीं करा और लोगों को लगता था कि वो बहरा है। और एक दिन जब कोकोशिबो ट्रेनिंग कर रहा था और यूरिची उसे दूर से देख रहा था तब यूरिची उसके पास आता है और कहता है ब्रदर, क्या तुम्हारा सपना कंट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सामुराई बनने का है। और ये सुन के कोकोशिबो शॉक हो जाता है और वो अपनी तलवार को भी अपने हाथों से गिरा देता है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूरिची बात करता है। और फिर कोकोशिबो यहाँ पे सोच रहा होता है कि जैसे ये 10 साल का होगा इसे टेम्पल भेज दिया जाएगा और इसे प्रीस्ट बना दिया जाएगा, ना कि समुराई। क्या ये इस बात को जानता है। और फिर यूरिची स्माइल कर रहा होता है। तब यूरिची अपनी मॉम को देखता है और उसकी तरफ भाग जाता है और उनकी लेफ्ट साइड पे गले लग जाता है। और कोकोशिबो को ये देख के लगता है कि यूरिची वो बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश है और बहुत ही डरपोक है। और एक दिन जब कोकोशिबो ट्रेनिंग कर रहा होता है उसके मास्टर के साथ, यूरिची उन्हें दूर से खड़ा देख रहा होता है और कोकोशिबो के मास्टर को उसके ऊपर तरस आ जाता है और वो यूरिची को भी स्वॉर्ड पकड़ा देता है। तब उसका मास्टर उसे बेसिक कि स्वॉर्ड को कैसे पकड़ना है, कैसे स्टेंस लेना है, ये सब के बारे में बताता है और खुद के ऊपर अटैक करने को कहता है। तभी यूरिची जो कि 7 साल का था उसके ऊपर एक तगड़ा वाला अटैक कर देता है जिससे एक ही बारी में उसका मास्टर ढेर हो जाता है। और वो देख के बहुत ही ज्यादा शौक होता है कि एक 7 साल के बच्चे में इतनी ज्यादा पावर। पर लेकिन इस इंसिडेंट के बाद यूरिची ने कभी भी समुराई बनने की नहीं सोचा क्योंकि यूरिची ने उस मास्टर को मारा था, इसलिए यूरिची को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। लेकिन कोकोशिबो को उसकी स्ट्रेंथ का सीक्रेट जानना था और वो एक दिन यूरिची के पास आता है और उस दिन के बारे में पूछता है कि वो तुमने कैसे किया। और यूरिची बताता है कि जब उसने स्ट्राइक की उसके लंग एक्सपेंड हो गए, उसके मसल मूवमेंट, उसका ब्लड फ्लो, उससे मुझे पता चल गया कि वो क्या करने वाला है और उसने उस चीज का अंदाजा लगा लिया और फिर उसने उसके ऊपर अटैक करा। और ये चीज
सुन के कोकोशिबो को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि कोकोशिबो एक बच्चा होता है, इसलिए उसे योरिची की अभी ये बात समझ में नहीं आ रही होती है कि यहाँ पे वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की बात कर रहा है। और कोकोशिबो सोच रहा होता है कि मैं इसे हमेशा से पिटीफुल और एक चाइल्डिश बच्चा समझता था, लेकिन ये क्लियरली मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर योरिची कहता है कि मुझे स्वॉर्ड के बारे में बात नहीं करनी, इससे अच्छा तो मैं तुम्हारे साथ पतंग उड़ाऊं और सुगुरो को खेलूं, उसमें मुझे ज्यादा मजा आता है। और सोते समय कोकोशिबो सोच रहा होता है कि अगर ये बात उसके फादर को पता चली तो वो कोकोशिबो को ही प्रीस्ट बना देगा और टेम्पल भेज देगा, तब उसका फादर योरिची को अगला सक्सेसर बना देगा। और ये चीज वो सोच ही रहा होता है, तभी उसके डोर पे नॉक होता है और वहां पे होता है योरिची, जो कि कोकोशिबो से कहता है कि अब हमारी मदर इस दुनिया में नहीं रही और मैं भी अब इस जगह को छोड़ के जा रहा हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पे लास्ट टाइम गुड बाय कहने आया हूँ। और वो कहता है कि जो तुम्हारी फ्लूट है मैं हमेशा उसे अपने दिल के बहुत ही ज्यादा पास रखूंगा। और कोकोशिबो यहाँ कहता है कि ये स्माइल कर रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा कि ये क्यों इतना खुश है। वो यहाँ से जा रहा है, वो फिर भी इतना सेटिस्फाइड है। और फिर योरिची अपना बैगेज लेके वहां से निकल जाता है। फिर एक दिन कोकोशिबो अपनी मदर की डायरी पढ़ता है, जहाँ पे उसकी मदर ने लिखा होता है कि उसे पहले से ही पता है कि योरिची बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर ये चीज उसके फादर को पता चली तो वो अगला सक्सेसर योरिची को ही बनाएगा। और योरिची को ये भी पता था कि जो उसकी मदर का हाफ लेफ्ट साइड है वो 10 सालों से पैरालाइज है और ये चीज आज तक कोकोशिबो को पता नहीं थी। और फिर वो सोचता है कि जो योरिची था वो चाइल्डिश और ब्यूटीफुल नहीं था, वो उसकी मदर के गले लगता था ताकि वो उन्हें सहारा दे सके। और दिस मूवमेंट कोकोशिबो को योरिची से बहुत ज्यादा जलन होने लग जाती है, वो उसको बहुत ही ज्यादा हेट करने लग जाता है। और फिर जब कोकोशिबो का फादर एक अपना आदमी भेजता है टेम्पल के अंदर योरिची को वापस लाने के लिए, तो टेम्पल के लोग बताते हैं कि योरिची यहाँ नहीं आया है। और उसके बाद से योरिची ने अपने सारे कनेक्शन कट कर दिए थे अपनी उस फैमिली से। और योरिची के फादर को लगा कि जो योरिची है या तो वो किडनैप हो गया है या उसके ऊपर किसी भालू ने अटैक कर दिया है। और आई विश कि वो अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे आ जाए। फिर हम देखते हैं कोकोशिबो के ऊपर, जो बड़ा हो चुका है, उसकी शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं और वो शांति से अपनी लाइफ को जी रहा होता है। तभी उसके और उसके सैनिकों के ऊपर एक डीमन का अटैक होता है और वो डीमन उसके सारे सैनिकों को मार देता है। और वो कोकोशिबो को मारने ही वाला होता है, तभी वहां पे योरिची आ जाता है जो कि एक ही बारी में उस डीमन को मार देता है। और कोकोशिबो ये देख के बहुत ही ज्यादा शौक होता है कि इसने मुझे डीमन से बचाया और उसने इतनी इजीली उसे मार दिया। और उस दिन योरिची की टेक्निक्स उसने देखी थी और उसके अंदर वापस योरिची के लिए जेलसी हेटेड वापस आ गया था। फिर योरिची जो कोकोशिबो से कहता है कि फॉरगिव मी ब्रदर, सॉरी मैंने आने में देर की और तुम्हारे वॉरियर्स मारे गए। और जब कोकोशिबो ने योरिची की ये स्ट्रेंथ और स्किल्स देखी, उसने भी डीमन स्लेयर बनने का ठान लिया। उसने अपने बच्चों, अपनी वाइफ डीमन हंटर बनने के लिए छोड़ दिया, जस्ट लाइक योरिची। और फिर वो वहां जाके देखता है कि जो योरिची है उसने ही वहां पे सबको ब्रीथिंग स्टाइल सिखाई है। उससे पहले जितने भी डीमन स्लेयर्स थे वो अपनी रॉ स्ट्रेंथ पर ही डीमन से लड़ते थे, पर लेकिन योरिची की सन ब्रीथिंग इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उससे कोई भी सीख नहीं पा रहा था। इसलिए बाकी सब ने उसे कॉपी करके अपनी एक ब्रीथिंग स्टाइल बनाई, जैसे कि विंड ब्रीथिंग, मिस्ट ब्रीथिंग, फायर ब्रीथिंग। और बाकी सब ने भी योरिची की तरह मार्क अपीयर कर लिया था। और हम देख सकते हैं कि जो कोकोशिबो है उसने भी अपना मार्क अपीयर कर लिया है, जस्ट लाइक योरिची। बट द एंड फिर भी वो योरिची की सन ब्रीथिंग को नहीं सीख पाया, भले ही वो ट्विंस ब्रदर है, इसलिए उसने अपनी मून ब्रीथिंग बनाई। पर लेकिन कुछ टाइम बाद जिन लोगों के पास भी मार्क था वो मरने लगे और ये चीज सबको पता चल गई कि जिनके पास भी मार्क है वो 25 साल की एज के बाद में मारे जाते हैं। और कोकोशिबो ये देख के बहुत ही ज्यादा दुखी होता है कि अब उसका कोई फ्यूचर नहीं है और उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। और तब वो मिलता है मुजान से, जो कि कोकोशिबो को ऑफर करता है एक डीमन बनना। कोकोशिबो जो कि थोड़ा सा सोचता है, पर लेकिन वो मुजान के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और एक डीमन बन जाता है। और उसके 60 साल बाद ही वो योरिची से मिलता है जो कि 80 साल का बूढ़ा है, पर लेकिन बूढ़ा होने के बाद भी ना ही उसे मुजान मार सकता है और ना ही कोकोशिबो। और कोकोशिबो के अंदर इतनी जेलसी होती है और वो कहता है कि तुम हमेशा मुझे पैथेटिक फील कराते हो। और फिर वो योरिची जो ऑलरेडी मरा हुआ है उसे कई टुकड़ों में काट देता है और फिर उसकी पॉकेट में से निकलती वही फ्लूट जो कि उसे कोकोशिबो ने दी थी और उसने अभी तक उसे संभाल के रखा था। और ये चीज देख के वो रोने लग जाता है, पर लेकिन फिर भी वो उसे हेट करना रोक नहीं पाया।
और वो अभी भी उसे हेट करता है। और फिर कोकोशुबो कहता है कि इतनी सेंचुरी तक जीने के बाद भी मुझे यूरिची का चेहरा अभी तक अच्छे से याद है, जबकि ना ही मुझे अपने मदर या फादर का चेहरा याद है और ना ही मुझे अपने बच्चों और अपनी वाइफ का चेहरा याद है। यूरिची जो एक सूरज की तरह है और वो एक ही है, और जब यूरिची लोगों के साथ होता है तो लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वो प्रोटेक्टेड फील करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कोकोशुबो जो पूरी तरीके से डिसअपियर होने ही वाला है और वो सोच रहा होता है कि आई अबेंडेंड माय होम, माय फैमिली, माय ह्यूमैनिटी, बल्कि मैंने तो अपने डिसेंडेंट को भी मार दिया। और वो यहाँ पे मुइचिरो की बात कर रहा होता है। फिर कोकोशुबो कहता है कि जितने भी सन ब्रीथिंग यूजर है मैंने उन्हें मार दिया, और मुजान भी उन्हें मार देना चाहता था, पर लेकिन फिर भी कोई सन ब्रीथिंग का सक्सेसर है। यहाँ पे वो तांजीरो की बात कर रहा होता है, पर लेकिन मैं अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ पाया। मैं चाहता था कि मुझे भी लोग जाने, और कहता है कि मैं और तुम क्यों इतने डिफरेंट हो, बल्कि मैं पैदा ही क्यों हुआ, टेल मी यूरिची। और ये कहते हुए वो डिसअपियर हो जाता है। और हम देखते हैं वही फ्लूट जो कि कोकोशुबो ने यूरिची को देती, और यूरिची ने हमेशा उसे अपने साथ रखा, और वो यूरिची के मरने के बाद अब कोकोशुबो के पास है। और फिर कोकोशुबो डिसअपियर हो जाता है और फाइनली अपने हाशिरास कोकोशुबो को हरा देते हैं। फिर हम देखते हैं गियोमी और सानेमी को। सानेमी बेहोश हो चुका है और वो हवा में ही अटैक करे जा रहा है। गियोमी उसे रोक देता है और कहता है कि अब फाइट खत्म हो चुकी है। और फिर उसकी नजर जाती है गेन्या के ऊपर। गेन्या जो 2 टुकड़ों में कट चुका है, और वो उसकी तरफ जाता है और बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। और गेन्या कहता है कि मुझे छोड़ो, मेरे भाई को देखो। और फिर गियोमी सानेमी को गेन्या के पास लेटा देता है और कहता है कि ये अभी जिंदा है। और ये देख के गेन्या खुश होता है। और फिर गियोमी जाता है तोकितो मुइचिरो के पास, और गियोमी उसका थैंक्स करता है और कहता है कि अगर तुम नहीं होते तो हम नहीं जीत पाते। और गियोमी बहुत ही ज्यादा दुखी होता है कि मतलब वो बहुत ही ज्यादा यंग था और यंग एज में ही मारा गया, और कहता है कि हम मुजान को हरा देंगे। और मुइचिरो की आंखें बंद कर देता है और फिर उसकी आंखें खुलती है सीधा आफ्टर लाइफ के अंदर, और उसके सामने उसका भाई खड़ा रहता है जो कह रहा होता है कि तुम अभी मत आओ, तुम्हारा टाइम अभी नहीं हुआ। और मुइचिरो कहता है कि मैंने बहुत हार्ड वर्क करा, क्या तुम मेरी तारीफ नहीं करोगे। और मुइचिरो का भाई कहता है कि मैं तुमसे यही कहने वाला था, तुम भाग सकते थे तो तुम भागे क्यों नहीं। और मुइचिरो कहता है कि मैं अपने फ्रेंड्स को छोड़ के नहीं भाग सकता था। फिर उसका ब्रदर कहता है कि तुम मारे गए, तुम्हारी डेथ पॉइंटलेस है, क्या तुम्हें पता है कि तुम पैदा भी क्यों हुए। फिर मुइचिरो कहता है कि मेरी लाइफ पॉइंटलेस है, तुम तो 11 साल की उम्र में मारे गए, तुम ज्यादा पिटीफुल हो, और मुझे पता है मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, मैं खुश रहने के लिए पैदा हुआ हूँ। फिर मुइचिरो अपने भाई से कह रहा होता है कि क्या तुमने कभी खुशी के मोमेंट नहीं फील किए। हम बहुत खुश थे जब हमारी फैमिली, हम चारों एक साथ रहते थे, और मैंने फ्रेंड्स बनाए जिनके साथ मैंने स्माइल करी, जिनके साथ मैं खुश रहा, और मैं उन्हें छोड़ के नहीं भाग सकता। मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी जिंदगी जी और मुझे उसका कोई रिग्रेट नहीं है। पर लेकिन जब तुम मेरी लाइफ को पॉइंटलेस कहते हो मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता है, जितना मुझे कभी नहीं हुआ। और फिर उसका भाई उससे सॉरी कहता है, और मुइचिरो का भाई उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम मरो और यहाँ आओ। और फिर हम आते हैं सानेमी के ऊपर जो अब होश में आ चुका है, और वो अपने भाई को इस हालत में देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। तुम्हारी बॉडी डिसइंटीग्रेट हो रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। गेन्या जो सानेमी से सॉरी कहता है कि सॉरी मैंने तुम पे बर्डन डाला। और यहाँ पे सानेमी कहता है कि नहीं तुम कोई बर्डन नहीं हो, डोंट डाई, तुम मुझसे पहले नहीं मर सकते। और गेन्या जो लास्ट टाइम उसे थैंक यू कहता है कि तुमने मुझे प्रोटेक्ट करा, और कहता है कि तुम एक बहुत अच्छे बड़े भाई हो। और ये कहते हुए गेन्या डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जिससे सानेमी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगता है। फिर गियोमी उसके पास आता है और कहता है कि हम तोकितो मुइचिरो और गेन्या के सेक्रीफाइस को वेस्ट नहीं जाने देंगे, मुजान अभी भी जिंदा है, हमें उसे हराना होगा। और फिर हम देखते हैं तांजीरो और गियो को। वहाँ पे क्रो आता है और कहता है मुइचिरो और गेन्या मारे जा चुके हैं, लेकिन खुशी की बात ये है कि अपर मून 1 भी मारा जा चुका है। और ये चीज सुन के तांजीरो उनकी एक इमेज याद करता है और रोता है। और यहाँ पे वो सोचता है कि जो अपनी फाइट है वो अपने लास्ट मोमेंट पे, और अब भले ही मैं कितना इम्परफेक्ट हूँ, मैं अब इस फाइट के अंदर अपना सब कुछ दूंगा। फिर हम एक पास्ट सीन देखते हैं जहाँ पे वो सांजीरो का एक लेटर पढ़ रहा होता है जिसमें लिखा होता है कि जो सन ब्रीथिंग है उसके 13 फॉर्म्स है, लेकिन तांजीरो को सिर्फ 12 ही आते हैं, पर लेकिन मैं इससे भी मुजान को हराऊंगा। फिर हम देखते हैं क्रिया को जो कहता है कि मुजान रिकवर कर चुका है, और तभी उसे पता चलता है कि डीमन स्लेयर्स की एक टुकड़ी ने मुजान को ढूंढ लिया है।
है और किरिया उन्हें ऑर्डर देता है कि तुम वहां से निकल जाओ, तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। पर वो ऑर्डर उनके पास पहुंचे, वो सोचते हैं कि हम मुजान को खत्म कर देंगे और मुजान के ऊपर अटैक करने जा ही रहे होते हैं। उससे पहले मुजान उसका खून से निकलता है और एक ही बारी में सभी डीमन स्लेयर कॉर्प्स को मार देता है ब्रूटली और उन्हें खा जाता है और कहता है कि मैं बहुत टाइम से बहुत ज्यादा भूखा हूँ, तो मैं कुछ भी खा जाऊंगा। और फिर वो पहुंचता है तांजीरो और गियो के पास। और अब अगले पार्ट के अंदर हम देखेंगे मुजान की फाइट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेंस है और हम फाइनल फाइट के बहुत ही ज्यादा क्लोज है। तो अगले पार्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, चैनल में कमेंट करना, जिससे मैं अगला पार्ट और भी ज्यादा जल्दी लेके आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।